तो साथियों, जैसा कि हम लोग पिछले भाग में डिस्कस किए थे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल भाग थर्ड में, तो उसी से कंटिन्यू हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। सॉइल पोरोसिटी को वन बाय वन हम देखेंगे विथ फैक्ट के साथ, बहुत ही आसान शब्दों में। तो स्टार्ट करते हैं। सॉइल पोरोसिटी, ये भी क्या है, हमारी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो इसको बात करेंगे, देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो द पोरोसिटी रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ सॉइल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई पोर स्पेस, यानी वह पोरोसिटी या सांद्रता किसे कहेंगे कि वह स्थान जहाँ पे जो, या वह आयतन जहाँ पे जो पोर होते हैं उनके द्वारा किसी भी मिट्टी में क्या है, जगह घेरी जाती है। और उसमें क्या नहीं होना चाहिए, उसमें ठोस मैटर नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ऑक्यूपाइड बाई पोर स्पेस एयर एंड वाटर, यहाँ पे दोनों पोर आएंगे, एयर और वाटर के, इसमें माइक्रो एंड मैक्रो दोनों पोर आएंगे। तो फुल स्टॉप। इट इज़ द वैल्यू यूजली वेरी फ्रॉम 30 to 60%, यानी ये 30 से 60% के बीच में क्या है, ये मोस्टली पाया जाता है। तो एक बार हिंदी में देख लेंगे, जैसे कि किसके द्वारा, हवा और पानी के जो छिद्र होते हैं या जो पोर स्पेस होते हैं उनके द्वारा किसी भी मिट्टी में क्या है, प्रतिशत के रूप में क्या है, व्यक्त किया जाता है। और ये आमतौर से 30 से 60% के बीच में होता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। पोरोसिटी क्या है कि जो भी क्या पोर स्पेस जहाँ पे हों केवल, उसे हम पोरोसिटी कहेंगे। और यहाँ पे पोर स्पेस कहाँ पे होंगे, जैसे हमारे मिनरल्स हो गया, ऑर्गेनिक मैटर हो गया, उनके बीच में जो भी पोर बसते हैं, माइक्रो एंड माइक्रो, उनके परसेंटेज को हम पोरोसिटी बोलते हैं। ठीक, कंटिन्यू देखेंगे। इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ पोर स्पेस टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ध्यान रखेंगे, जैसा कि बात कही थे कि टोटल वॉल्यूम ऑफ यानी कुल आयतन का अनुपात, किसके, छिद्रों के स्थान की कुल मात्रा और मिट्टी की कुल मात्रा का अनुपात, इसे अंश या प्रतिशत के रूप में क्या है, व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग ऊपर देख रहे थे, ये कितना होता है, मोस्टली होता है 30 से 60% के बीच में होता है। कंटिन्यू देखेंगे। द पोर स्पेस वाइड इज ए सॉइल आर पोर्शन ऑफ सॉइल वॉल्यूम दैट नाइदर ऑक्यूपाइड बाई सॉलिड, यानी जो सॉलिड के द्वारा जो भी घेरा नहीं जाता है, और मिनरल्स या फिर ऑर्गेनिक मैटर, जो खाली इनके बीच में स्थान होता है, उसी को क्या है, पोर स्पेस या पोरोसिटी के नाम से हम जानते हैं। पोरोसिटी को किस में प्रेजेंट करते हैं हम, परसेंटेज बेसिस पे। तो कंटिन्यू देखेंगे। द पोर स्पेस अंडर द फील्ड कंडीशन आर ऑक्यूपाइड एट द ऑल टाइम बाई एयर एंड वाटर। अब मोस्टली ये क्या है, जो क्षेत्र की परिस्थितियों के आधार पे जो पोरोसिटी है वह समय हवा और पानी से क्या भरे रहते हैं। अब ध्यान रखेंगे, कंटिन्यू देखेंगे। Pore space directly control the amount of water and air in the soil and directly influence the plant growth and crop production। यानी जो पोर स्पेस होते हैं वह डायरेक्टली किसको नियंत्रण करते हैं, अमाउंट ऑफ वाटर एंड एयर को। ध्यान रखिए, किसको, वाटर और एयर। और इनडायरेक्टली किसको नियंत्रित करते हैं, ये फसल की वृद्धि और क्रॉप प्रोडक्शन को, यानी उसके उत्पादन को क्या मोस्टली क्या करते हैं, इसको प्रभावित करते हैं इनडायरेक्टली रूप से। लेकिन डायरेक्टली रूप से किसको करेंगे, एयर एंड और वाटर के एयर स्पेस को। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं। पोर स्पेस आर टू टाइप्स, यानी पोर स्पेस दो प्रकार के होते हैं मोस्टली। तो देखते हैं पोरोसिटी के अंतर्गत आते हैं ये, और इसमें देखेंगे पहला होता है हमारा मैक्रोपोर। मैक्रो बोले तो बड़ा है या फिर बृहद पोर। तो मैक्रोपोर जिसमें क्या, वाटर कंडक्टिंग और नॉन कैपिलरी वाटर, यानी जिसमें वाटर क्या नहीं रुक पाता है, वाटर क्या नहीं रुक पाता है, जिससे वाटर नीचे हमारा क्या डिस्चार्ज होने चला जाता है नीचे में। तो कैपिलरी पोर भी इसको नाम से जो बोलते हैं, नॉन कैपिलरी पोर्स के, किसको, मैक्रोपोर्स के। इसको आप ध्यान रखेंगे, एक बार पूछा जा चुका है ये। तो आर द लार्ज साइज पोर्स, इसका जो पोर स्पेस जो होता है वो कितना होता है, तो मोर देन 0.06 mm होता है, या फिर 0.08 mm होता है। द इनवर्सली एग्जिस्ट इन द बिटवीन द सैंड साइज। और ये क्या करता है, जो रेत होता है इसके कड़काओं के बीच हमेशा क्या है, ये मौजूद रहते हैं। सैंड साइज ग्रेनुअल्स एंड अलाउ द एयर एंड वाटर मूवमेंट रेडली, और ये आसानी से क्या है, फ्लैक्चुएट होते रहते हैं। इट इज़ अ फाउंड द बिटवीन द ग्रेनुअल, और ये क्या है, ग्रेनुअल्स होते हैं उसके क्या है, ये बीच में पाए जाते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को कहाँ पे पाए जाते हैं, जो ग्रेनुअल्स होते हैं इसके बीच में पाए जाते हैं। कंटिन्यू देखते हैं हम। माइक्रोपोर, दूसरा जो इसका भाग है वो क्या है, माइक्रोपोर बोले तो जो जिसमें क्या है, वाटर को, जो हम बोल सकते हैं रिटेंशन ऑफ वाटर, यानी जिसमें क्या है, जो हमारी मॉइस्चर, जो नमी होती है, जिन
पोरों में अगर पानी रह करके रुकती है मॉइस्चर नमी, तो वो है हमारे माइक्रोपोर। तो माइक्रोपोर को देख लेंगे। तो माइक्रोपोर को और किस नाम से जानते हैं? इसको कैपिलरी पोर के भी नाम से जानते हैं, या हम इसको वाटर रिटेंसिंग भी बोलते हैं, पोर्स बोलते हैं। तो इसका साइज देख लेते हैं। आर द स्मॉल साइज पोर्स लेस देन 0.06 mm और 0.08 mm होता है। इन विच द मूवमेंट ऑफ एयर एंड वाटर आर रेस्ट्रिक्टेड टू सम एक्सटेंट, यानी जो इसमें एयर और वाटर है वो कुछ समय के लिए क्या है, प्रतिबंधित कर दी जाती है या रेस्ट्रिक्टेड कर दी जाती है, एयर एंड वाटर, ध्यान रखिएगा। तो दीज पोर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, और ये जो पोर्स होते हैं माइक्रो वाले, ये हमारे फसल उत्पादन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, या फसल ग्रोथ के लिए। तो जनरली क्ले एंड क्ले सॉइल हैव ए ग्रेटर नंबर ऑफ कैपिलरी पोर्स, और जो क्ले सॉइल होती है, जो हमारी महीन खड़ाकार वाली या जो गठन वाली मिट्टी होती है, उसमें क्या है, ये मोस्टली पाई जाती है ये वाले माइक्रोपोर। जबकि जो मैक्रोपोर होते हैं वो केस में हमारे सैंडी सॉइल में पाए जाते हैं मोस्टली, ध्यान रखेंगे आप इसको। कंटिन्यू देखेंगे। द सॉइल हैव, हाँ, इट इज़ अ फाउंड द बिटवीन द ग्रेन्यूल्स। आप ध्यान रखेंगे, ऊपर वाला है मैक्रो वाले में था कि बिटवीन द ग्रेन्यूल्स, यानी ये ग्रेन्यूल्स के बीच में पाए जा रहे थे। ये हैं विद इन द ग्रेन्यूल्स, यानी ये ग्रेन्यूल्स में पाए जा रहे हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो कंटिन्यू देखते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल नंबर ऑफ द माइक्रो एंड माइक्रो पोर्स द वुड द फैसिलिटेट द बेटर एरिएशन, परमिबिलिटी, ड्रेनेज एंड वाटर रिटेंशन। यानी अगर किसी भी मृदा में लगभग माइक्रो और माइक्रोपोर दोनों रूप क्या समान रूप से होते हैं, तो उस मृदा में कौन कौन से जो बेहतर स्थिति हो जाती है, तो वो हो जाती है एरिएशन बोलते हो, वातावरण उसका जो एरिएशन, जो एयर आने जाने का वो अच्छा हो जाता है। परमिबिलिटी बोले तो पारगम्यता अच्छी हो जाती है। ड्रेनेज बोलते तो जल निकास अच्छा हो जाता है। और रिटेंशन बोले तो जल धारण की क्षमता भी क्या है, ये अच्छी हो जाती है। कंटिन्यू देखेंगे। तो पोर स्पेस डायरेक्टली कंट्रोल टू द अमाउंट ऑफ वाटर एंड एयर इन द सॉइल एंड इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द प्लांट ग्रोथ, जैसा कि हम ऊपर देख चुके थे। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे। देख लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल पोरोसिटी, यानी मृदा जो संरचना है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उनकी बात हम एक एक कर लेते हैं। तो देखते हैं इसमें पहला हमारा सॉइल स्ट्रक्चर। तो देखते हैं द सॉइल हैविंग द ग्रेनुअल्स और क्रम्बी स्ट्रक्चर। ये ग्रेनुअल और क्रम्बी स्ट्रक्चर ये हमारे किस स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं? ये हमारे गोलाकार स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं। द कंटेंट द मोर स्पेस, और इसमें ये दोनों क्या है, ज़्यादा स्पेस यानी पोर स्पेस होते हैं वो ज़्यादा रखते हैं। और खासकर कौन सा हमारा क्रम्बी स्ट्रक्चर, इसमें क्या है, जो पोर स्पेस होते हैं वो बड़े होते हैं इसमें और ज़्यादा मात्रा में होते हैं स्पेस देन दैट ऑफ द प्रिज्मेटिक एंड प्लेटी सॉइल स्ट्रक्चर। प्लेटी और प्रिज्मेटिक सॉइल स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो पोर स्पेस होते हैं कम होते हैं और ज़्यादा किस में होते हैं, गोलाकार या फिर क्रम्बी स्ट्रक्चर में। हाँ, फुल स्टॉप। द वेल एग्रीगेटेड सॉइल स्ट्रक्चर हैव द मोर पोरोसिटी, जो अच्छा जो एग्रीगेंट वाला स्ट्रक्चर होता है उसमें ज़्यादा पोरोसिटी होती है देन द लेस और सिंगल ग्रेनेड सॉइल वाले की अपेक्षा, इसको ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे। पहला हमारा सॉइल टेक्सचर हो गया फैक्टर, दूसरा हमारा पहला था सॉइल स्ट्रक्चर, दूसरा हमारा सॉइल टेक्सचर। तो सॉइल स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो सॉइल टेक्सचर इन सैंडी सॉइल हैव द टोटल पोर स्पेस इन स्मॉल। अगर एक बात आप ध्यान रखिएगा, सैंडी सॉइल में एक तो मैक्रो पोर बड़े होते हैं, बड़े वाले, और दूसरा जो लेकिन जो टोटल पोरोसिटी होती है वे क्या कम होती है, और इसमें माइक्रो पोर भी क्या होते हैं, कम होते हैं। इसलिए इसमें जो टोटल पोरोसिटी होती है वे क्या कम होती है, किसमें, सैंडी सॉइल में। वेयर एज इन द फाइन टेक्सचर सॉइल क्ले, अगर क्ले की अपेक्षा कर देखेंगे, एंड द क्ले लोम टोटल पोर स्पेस एंड माइक्रो पोर स्पेस आर हाइयर। जो क्ले लोम जो स्ट्रक्चर होता है हमारा उसमें टोटल स्पोर एंड माइक्रोपोर ये क्या होते हैं, दोनों हाइयर होते हैं, ज़्यादा पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे। नेक्स्ट फैक्टर हमारा ऑर्गेनिक मैटर। द ऑर्गेनिक मैटर द फैसिलिटेट मोर एग्रीगेंट देयर बाई मोर पोरोसिटी। जिस मिट्टी में अगर ऑर्गेनिक मैटर या जिस स्ट्रक्चर में मोर ऑर्गेनिक मैटर अगर ज़्यादा पाया जाएगा तो उसमें जो एग्रीगेशन होता है उसमें क्या है, तो जो पार्टिकल्स होते हैं एग्रीगेशन की तरह मान लो एकत्रीकरण की मान लो हो जाते हैं, तो उसमें क्या पोरोसिटी क्या है, बढ़ जाती है उसमें।
कंटिन्यू देखते हैं सॉइल डेप्थ। सॉइल डेप्थ देखते हैं, विथ इंक्रीज इन द सॉइल डेप्थ द पोरोसिटी विल बी डिक्रीज ड्यू टू द कंपैक्टनेस इन द सबसरफेस। यानी जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे मिट्टी के, वैसे वैसे पोरोसिटी क्या है, कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें कंपैक्टनेस बढ़ जाता है, किसमें, इन द सबसरफेस में। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे, ऑर्गेनिजम्स द मैक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक द अर्थवर्म, रोडेंट एंड इंसेक्ट इंक्रीज द मैक्रोपोर स्पेस। यानी जो मैक्रोपोर स्पेस ऑर्गेनिज्म जैसे अर्थवर्म हो गया हमारा, बोले तो केचुआ हो गया, और इंसेक्ट कीड़े हो गए, और हमारा चूहे हो गए। तो जिस भी मिट्टी में ये अगर ज़्यादा होंगे तो उसमें क्या है, जो मैक्रोपोर होते हैं वे भी क्या है, बढ़ जाते हैं। कंटिन्यू देखते हैं, कल्टीवेशन। कल्टीवेशन में क्या है, तो इसको देख लेते हैं। द टोटल पोर स्पेस ऑफ सॉइल इंक्रीज इफ द ग्रासेस आर ग्रोन इन द प्लेस ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप। अगर किसी भी स्पेस, अगर हम देखेंगे किसी भी मिट्टी में अगर हम ग्रासेस वाली, घास वाली फसलें लगा रहे हैं, तो उसमें जो टोटल पोर स्पेस होता है वह बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? बिकॉज द ग्रासेस हैव द एक्सटेंसिव रूट सिस्टम। यानी जो घास होती हैं वो, उनका जो सिस्टम जो होता है, जो रूट का होती है, वह काफ़ी लंबी चली जाती है, काफ़ी बड़ा होता है, एक्सटेंसिव, काफ़ी बड़ा होता है रूट सिस्टम। इसलिए क्या होता है, जो पोर स्पेस, टोटल पोर स्पेस होता है वह क्या बढ़ जाती है। अब कंटिन्यू देखते हैं, द पोरोसिटी ऑफ द सॉइल डिक्रीज। पोरोसिटी घट कब जाती है, सॉइल डिक्रीज, इफ़ द क्रॉप लाइक द पोटैटो, जैसे पोटैटो लगाते हैं, आलू, मेज लगाते हैं, अगर ये लगाते हैं तो घट जाती है पोरोसिटी। क्यों? क्यों? बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल एग्रीगेंट ड्यू टू द एक्सेस कल्टीवेशन ऑफ द लैंड। और आलू और मेज इनको मान लो उगाने के लिए, फसल को उगाने के लिए, इन फसलों को, तो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या ज़्यादा हमारा जो कल्टीवेशन की ज़रूरत पड़ती है, हमें भू प्रसंस्करण की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। जिससे क्या होता है, जो सॉइल जो होगा वह हमारा वह डिस्ट्रक्शन हो जाता है, और ऑर्गेनिक मैटर जल्दी से क्या हुआ, एक तरह से हम बोल सकते हैं फास्ट से क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है। जैसे जो पोर की जो संख्या होती है वह धीरे धीरे कट जाता है, मतलब कम हो जाती है। कंटिन्यू देखते हैं, द एक्सटेंसिव कल्टीवेशन टेंड टू लोअर द पोरोसिटी ऑफ द सॉइल एज कम्पेयर टू द फॉलो सॉइल। यानी अगर कहीं भी किसी भी मिट्टी में अगर हम ज़्यादा फसल को उगा रहे हैं, बार बार इंटेंसिव कल्टीवेशन कर रहा है, तो उस पर भी, वहाँ भी क्या है, कंपैक्टनेस बढ़ जाएगी। जिससे क्या है, जो टोटल पोरोसिटी है, पोरोसिटी अभी क्या है, कम हो जाएगी कंपेयर टू जो हमारी पड़ी हुई भूमि उसकी अपेक्षा। कंटिन्यू देखते हैं, द डिक्रीज इन पोरोसिटी इज ड्यू टू द रिडक्शन इन ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट। और घट क्यों जाती है पोरोसिटी? क्योंकि उसमें जो रिडक्शन किसका हो जाता है, ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट का क्या है, कमी आने लगती है, इसलिए क्या है, उसको पोरोसिटी घट जाती है। कंटिन्यू देखेंगे, नेक्स्ट फैक्टर हमारा पडलिंग, बोले तो पाटा लगाना एक तरह से। तो पडलिंग क्या होता है देखेंगे तो पडलिंग में आता है, तो ड्यू टू द पडलिंग अंडर द सफिशिएंट सॉइल मॉइस्चर। पडलिंग कब करते हैं? मोस्टली ये हम पैडी के फील्ड में करते हैं, जो धान वाली फसल होती है। तो उसमें क्या करते हैं, जब भी हम फसल को लगाते हैं तो उस फसल को लगाने से पहले पानी ज़्यादा मात्रा में हमारे जो लॉस ना हो उसको रोकने के लिए और न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए पडलिंग की क्रिया करते हैं हम। तो तो पडलिंग क्या होता है, ये मॉइस्चर के अधिक रहने पर ही क्या है, हम इसको करते हैं इसको। और द सॉइल सरफेस लेयर इज मेड द डेंस। और जो सरफेस होती है लेयर वह कैसी होती है, डेंस बोले तो कम्पैक्ट हो जाती है और सघन हो जाती है। फुल स्टॉप। द पोरोसिटी ऑफ दिस सरफेस सॉइल इज रिड्यूस बाय द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ मडी सरफेस सॉइल। द पोरोसिटी, इसमें क्या होती है, जो सतही जो मिट्टी की सांद्रता होती है वो, तो पानी क्या हो जाता है, इसमें जो सरफेस होती है वह रिड्यूस कम हो जाती है। क्यों? जैसे इन्फिल्ट्रेशन मडी सरफेस मटेरियल में क्या करते हैं, इन्फिल्ट्रेशन को क्या है, कम कर देता है पानी को, जैसा कि क्या है, लीच करने से क्या है, इसको ये रोक देता है, जैसे कि हम लोग बातें कर रहे थे। तो कंटिन्यू देखेंगे, कंपैक्शन। तो कंपैक्शन देखेंगे, तो कंपैक्शन कजेज द कंपैक्टनेस ऑफ सॉइल रिजल्टिंग द डिक्रीज इन द टोटल पोर स्पेस। तो जैसे जैसे अगर किसी भी मिट्टी पे अगर हम दबाव डालते हैं तो उसका तो मिट्टी में जो पोर स्पेस होते हैं वह कम हो जाते हैं। तो जब पोर स्पेस कम होते हैं तो इसका मतलब है कि जो टोटल पोर स्पेस तो घट जाते हैं, कंपैक्टनेस क्या बढ़ जाती है, तो जिससे पोरोसिटी क्या हमारी कम हो जाती है। देखते हैं नंबर ऑफ नेचर ऑफ क्रॉप।
तो अगर हम जैसे कि ऊपर डिस्कस कर चुके थे, जैसे पोटैटो वाली जैसे हमारी क्रॉप हो गई है और मेज वाली हो गई, कंपेयर टू ग्रासेस की अपेक्षा अगर देखेंगे तो ऐसे ही लगाते हैं तो उनसे क्या है पोर स्पेस हमारे घट जाएंगे, जैसे आलू और मेज वाली फसल लगाने से कंपेयर किससे करेंगे हम, ग्रासेस वाली से। कंटिन्यू देखेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन टेक्सचर क्लासेस एंड पोर स्पेस। अब देखेंगे ये टेक्सचर क्लासेस और इसमें कितना कितना पोर स्पेस पाया जाता है, तो मोस्टली देख लेंगे। तो जो हैवी क्लासेस जो क्ले होती है उसमें जो क्ले का कंटेंट होता है वह मोर देन 55% होता है, और इसमें जो एवरेज पोर स्पेस होती है वह हमारी 51 मान लो 50 मोर देन 50 मान लेते हैं, इसमें परसेंटेज क्या है ये पोर स्पेस पाया जाता है। कंटिन्यू देखते हैं क्ले सॉइल, इसमें 40 से 55 पाया जाता है क्ले कंटेंट, और इसमें 48.5 मतलब 50 के आसपास हम इसको देखते हैं। कंटिन्यू देखते हैं हम हैवी सैंडी क्लेलोम, सैंडी क्लेलोम में 20 से 30% क्ले का कंटेंट पाया जाता है, और इसमें 45% के आसपास इसमें पोर स्पेस टोटल पाया जाता है। लेकिन सबसे कम किस में पाया जाता है, सैंडी सॉइल में। सैंडी सॉइल में इसमें 10% इसमें क्ले कंटेंट पाया जाता है, और जो पोरोसिटी होती है वह 40 के लमसम होती है, 40 से 42% है। तो साथियों ये जो हमारा टॉपिक है पोरोसिटी, ये हमारा समाप्त होता है। हम न्यू टॉपिक की बात करेंगे जो कि हमारा है सॉइल कंसिस्टेंसी, इसकी हम बात करते हैं। सॉइल कंसिस्टेंसी बोले तो मृदा की स्थिरता। तो देखते हैं 1 बाय 1। तो सॉइल कंसिस्टेंसी ये कैसी हमारी प्रॉपर्टी, ये हमारी डायनामिक फिजिकल प्रॉपर्टी है। कैसे ये हमारी डायनामिक फिजिकल प्रॉपर्टी है ऑफ द सॉइल विद द वेरिएशन ऑफ द सॉइल मॉइस्चर एंड अप्लाइड प्रेशर। और ये कब वेरी करती है, जब सॉइल मॉइस्चर ज़्यादा होती है और जब इस पर कोई स्ट्रेस यानी कोई हम इस पर क्या है एक तरह से तनाव लागू करते हैं, तभी क्या है ये बदलती रहती है। तो इट द इम्प्लाई दैट द नॉलेज अबाउट द सॉइल वाटर एंड इट्स द अट्रैक्शन फॉर द मटेरियल इज ए प्री रिक्वेस्ट टू नॉन अबाउट द सॉइल कंसिस्टेंसी। और इसका तात्पर्य है कि मिट्टी की स्थिरता के बारे में जानने के लिए तो क्या है पानी बोले तो वाटर या मॉइस्चर, और मिट्टी के सामग्री के प्रति आकर्षण के बारे में के ज्ञान के बारे में क्या है इसको बताते हैं। तो कंटिन्यू देखेंगे कंसिस्टेंसी होती क्या मोस्टली, तो देखते हैं द सॉइल कंसिस्टेंसी इज द रेसिस्टेंट ऑफ द सॉइल टू डिफॉर्मेशन और द रेपर्चर एंड इट अवेलेबिलिटी टू चेंज द सेफ और टू मोल्ड अंडर द अप्लाइड प्रेशर। यानी जो मिट्टी की जो सॉइल कंसिस्टेंसी वह क्या होती है, यह एक तरह से रेसिस्टेंट बोले तो प्रतिरोध पैदा करता है किसके प्रति, सॉइल टू द डिफॉर्मेशन यानी रूप में चेंज के प्रति क्या है ये प्रतिरोध पैदा करता है। रेपर्चर बोले टूटने का विरोध पैदा करता है। एंड एबिलिटी क्षमता होती है किसकी, उसके चेंज द शेप ऑफ उसके आकार में बदलने की क्षमता या फिर ढाले जाने की क्षमता को क्या है वह रेसिस्टेंट एक तरह से प्रतिरोध दर्शाता है। कब, अंडर द अप्लाइड प्रेशर, जब हम दबाव को प्रेशर को क्या है अप्लाई करते हैं तब। तो इसी को हम क्या कहते हैं सॉइल कंसिस्टेंसी। यानी कोई भी कण या पार्टिकल्स है वह क्या है अपने मतलब चेंज होने के लिए क्या है प्रतिरोध पैदा करता है, उसी को सॉइल कंसिस्टेंसी कहेंगे। कंटिन्यू देखते हैं। तो द सॉइल कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट फॉर टीलेज ऑपरेशन। ये किसके लिए आप महत्वपूर्ण है, ये टीलेज ऑपरेशन के लिए एंड इंजीनियरिंग पर्पज, ये दोनों के लिए क्या है सॉइल कंसिस्टेंसी हमारी ज़रूरी होती है, ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे द फोर्स ऑफ कोहेजन एंड एडेजन एक्टिंग द विद इन द सॉइल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल कंसिस्टेंसी। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि सॉइल कंसिस्टेंसी को मोस्टली रिस्पॉन्स या उत्तरदायी सॉइल कंसिस्टेंसी कौन कौन से फोर्स होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, कोहेजन एंड एडेजन जो फोर्स होते हैं ये हमारे क्या है दोनों क्या रिस्पॉन्सिबल या बोले तो उत्तरदायित्व होते हैं, ये दोनों या जिम्मेदार होते हैं दोनों फोर्स कोहेजन और एडेजन, बहुत महत्वपूर्ण है ये। कंटिन्यू देखेंगे द फोर्स अंडरगोज चेंज इन द सॉइल विद द सॉइल वेटनेस। और ये बल नमी की मिट्टी की नमी के साथ मिट्टी में परिवर्तन लाते हैं, कौन कौन से, कोहेजन एंड एडेजन बल। कंटिन्यू देखते हैं। हाँ, तो देयर फोर सॉइल कंसिस्टेंसी इज एक्सप्रेस विद रेफरेंस टू द सॉइल मॉइस्चर कंटेंट। और इसलिए मिट्टी की स्थिरता मिट्टी की नमी की मात्रा के संदर्भ में क्या है ये व्यक्त की जाती है। तो कंटिन्यू देखेंगे और आगे हम द फोर्स कजिंग द सॉइल कंसिस्टेंसी, इसमें जैसा कि हम बात कर चुके हैं कंटिन्यू देख लेते हैं अब इसमें कौन कौन से फोर्स को किस किस को क्या क्या कहेंगे। तो फोर्स कजिंग द सॉइल कंसिस्टेंसी यानी कौन से दो फोर्स हैं जो सॉइल कंसिस्टेंसी को क्या बढ़ावा देते हैं, तो कौन से, टू मेन फोर्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल कंसिस्टेंसी दे आर, यानी कौन कौन से, एक तो कोहेजन है और दूसरा हमारा एडेजन है। तो पहले कोहेजन की बात कर लेते हैं। तो कोहेजन जैसा कि हम देख रहे हैं तो इसमें द अट्रैक्शन ऑफ द वन वाटर मॉलिक्यूल्स, या हम बोल सकते हैं लाइक द पार्टिकल्स, यानी सेम पार्टिकल को क्या है जो लाइक पार्टिकल्स होते हैं उसमें कोई भी आकर जो अणु या जो भी होते हैं वो आपस में क्या है
एक दूसरे से चिपटते हैं। जैसे वाटर में दो हाइड्रोजन किससे, एक ऑक्सीजन से क्या है, जुड़ते हैं, उसको किस, तो इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, हमारा कोहेजन फोर्स लग रहा है। आप इसको ध्यान रखेंगे। जैसे अट्रैक्शन बिटवीन द सिमिलर मॉलिक्यूल्स, इसी को हम, इस फोर्स को हम किस नाम से जानते हैं, कोहेजन फोर्स के नाम से जानते हैं। कंटिन्यू देखते हैं हम लोग एडिशन फोर्स। तो ये क्या होता है, तो देख लेते हैं। द एडिशन फोर्स इन्वॉल्व द अट्रैक्शन ऑफ द अनलाइक पार्टिकल, इसको आप ध्यान रखिए, यानी अनलाइक मान लो दो अलग अलग पार्टिकल्स, जैसे जैसे लिक्विड प्लस सॉलिड, हम बोले तो सॉइल प्लस वाटर। जैसे कि देखते हैं तो ये अनलाइक पार्टिकल्स हैं, यानी जो इनका नेचर है, जो पार्टिकल्स का वह क्या है, अलग अलग है। जैसे वाटर का नेचर अलग है और मिट्टी का नेचर अलग है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। या फिर हम उदाहरण से समझ सकते हैं, वाटर प्लस सॉलिड जो बॉन्ड बनाते हैं, वो या जो अट्रैक्शन होता है तो उस फोर्स में कौन सा काम करता है, उसमें एडिशन फोर्स कार्य करता है। और इसी के प्रति जो मिट्टी में जो नमी रुकती है, वो एडिशन फोर्स के मोस्टली कारण रुकती है। ये वो क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो कंटिन्यू कंटिन्यू हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि हम लोग ऊपर बात कर चुके थे, सोइल कंसिस्टेंसी इज द स्ट्रेंथ विथ विच द सॉइल मटेरियल आर हेल्ड टुगेदर और रेजिस्टेंस ऑफ द सॉइल टू डिफॉर्म द अपर्चर। जैसा कि ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं कि मिट्टी को टूटने या मोड़ने से जो प्रतिरोध पैदा होता है, उसी को हम सॉइल कंसिस्टेंसी कहते हैं। तो सॉइल कंसिस्टेंसी इज ए मेजर फॉर द वेट, ये मेजर कब की जाती है, ये वेट जब नम होती है, मोस्ट एंड ड्राई सॉइल सैंपल फॉर द वेट सॉइल एक्सप्रेस एज द बोथ स्टिकनेस एंड प्लास्टिसिटी। और ये गीली मिट्टी जो होती है वह किसको प्रदर्शित करती है, वह दोनों को प्रदर्शित करती है। किसको, स्टिकनेस चिपचिपाहट को, प्लास्टिसिटी बोले तो मतलब मुड़ने की क्षमता के, दोनों के रूप में क्या है ये व्यक्त की जाती है। तो कंटिन्यू देखते हैं और इस फैक्ट देखते हैं। तो द सॉइल कंसिस्टेंसी डिपेंड ऑन द सॉइल टेक्सचर, ये किस किस पे डिपेंड करते हैं, सॉइल टेक्सचर बोले तो मृदा कड़ाकार या गठन, नेचर उसके नेचर पे, एंड अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कोलैट्स के ऊपर, एंड स्ट्रक्चर एंड सॉइल मॉइस्चर कंटेंट के ऊपर क्या है ये, क्या ये क्या करती है, एक तरह से डिपेंड करती है। विद डिक्रीजिंग द मॉइस्चर कंटेंट, जैसे जैसे मॉइस्चर कंटेंट घटता है, द सॉइल लूज देयर स्टिकनेस प्लास्टिसिटी एंड बिकम द फेरिबल एंड मोस्ट सॉफ्ट एंड फाइनली व्हेन ड्राई बिकम हार्ड एंड कोहेरेंट्स। यानी जैसे जैसे मिट्टी में नमी की मात्रा कम होने लगती है, वैसे वैसे मिट्टी की चिपचिपाहट और लचीलेपन क्या कम होने लगता है, या हम बोल सकते हैं खो देती है, लूज कर देती है। और मिट्टी कैसे भुरभुरी और नमी हो जाती है, नम हो जाती है। तो अंत में सूखने पर वह कैसी हो जाती है, वह सूखने पर कठोर और सुसंगत हो जाती है, क्योंकि कण क्या होते हैं, आपस में चिपकने लगते हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं। ये कुछ नमी के स्तर थे, तो हाँ इसको आप देख लेंगे। व्हेन द वेट सॉइल आर द सैचुरेटेड विद वाटर, अगर वाटर में तो स्टिकनेस एंड प्लास्टिसिटी, इसको हम आगे डिटेल से भी समझेंगे। तो पहले एक बार इसको देख लेंगे कि जैसे भी जो हमारी जो सॉइल होती है वह लूज कब होती है, तो लूज जब होती एक तरफ टाइप, एक तरफ इसके फीचर्स। तो टाइप्स में देखेंगे तो सॉइल हमारी जब लूज होगी तो नॉन कोहेरेंट्स, वेरी फेरिबल होगी तो कोहेरेंट बट इजीली क्रसेस, यानी उसको आराम से क्या है क्रश किया जा सकता है, यानी तोड़ा जा सकता है। तो फेरिएबल क्या होती है, तो इजीली क्रसेस, ये आसानी से तोड़ा जा सकता है। फर्म क्या होती है, द सॉइल मटेरियल क्रश अंडर द मॉडरेट प्रेशर बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर। यानी हम किसी भी मिट्टी को जब इस तरह की जब फर्म नेचर जब आती है टाइप्स पे, तो फिंगर जो पहली वाली उंगली है और फोर फिंगर, अंगूठा और अंगूठे के पास वाली उंगली को बीच में क्या हम मिट्टी को क्या है क्रश हल्का सा कर सकते हैं इसमें। अच्छा, वेरी फर्म में क्या होता है, द सॉइल द वेरीली क्रसेस विद इन द थंब एंड फोर फिंगर के आसानी से इसको क्या है क्रश कर सकते हैं। जबकि एक्सट्रीमली फर्म सॉइल कैन नॉट बी क्रश बिटवीन द थंब और फोर फिंगर के द्वारा इसको हम नहीं तोड़ सकते हैं। और वेरी फर्म क्रश ओनली द अंडर द स्ट्रॉन्ग प्रेशर, और इसको क्या है जब ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तभी क्या हम इसको तोड़ते हैं। तो अंडर द ड्राई कंडीशन, जैसा कि ऊपर हम लोग बात कर चुके थे। इसके एक बार ये पूछ लिया जाता है कि सॉइल कंसिस्टेंसी और फॉर्म ऑफ सॉइल कंसिस्टेंसी, ये इसके रूप है या टाइप बोल सकते हैं, और इधर का पीएफ वैल्यू इनका पूछ लिया जाता है, जैसा कि आगे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो एक बार देख लेते हैं शॉर्ट में। तो जो हमारा बिस्कस होता है, तो बिस्कस एक तरह से जो सैन्यता होती है उसमें अगर देखेंगे फार्मा कंसिस्टेंसी में, तो उसका जो पीएफ वैल्यू होता है वह कितना 0 होता है इसको। जबकि जो स्टिकी होता है इसमें हल्की से चिपचिपाहट होती है, तो उसमें क्या होता है, तो 0 से 0.5 पीएफ बार के बीच में होता है। प्लास्टिसिटी, जैसा कि मिट्टी को क्या है मुड़ जाती है, हल्का सा प्रेशर या फोर्स लगाएंगे तब। तो इसको देखते हैं, इसमें क्या होता है प्लास्टिक में, तो 0.5 से 2.8
पीएफ के बीच में पाई जाती है। फिर उसके बाद है सॉफ्ट एंड वेरिएबल, ये 2.8 से 4.5 पीएच के क्या है बीच में पाया जाता है ये। उसके बाद है हार्ड, हार्ड वाला देखेंगे हम तो हार्ड वाला हमारा मोर देन 4.5 पीएच पे पाया जाता है। तो एक बार हम डिटेल से देख लेते हैं, इनकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखेंगे टाइप्स एंड फॉर्म ऑफ सॉइल कंसिस्टेंसी, यानी मिट्टी की स्थिरता के रूप या फिर प्रकार। तो इसको हम देख लेते हैं। तो पहला हमारा विस्कस कंसिस्टेंसी, जैसा कि ऊपर बात कर रहे हो, जिसका 0 पीएफ था। तो दिस कंसिस्टेंसी ऑब्जर्व इन द सैचुरेटेड सॉइल, ये जब कब होती है विस्कस कंसिस्टेंसी, जब क्या है, जब हमारी मिट्टी क्या है सैचुरेटेड होती है, यानी 0 बार होता है। तो पीएफ यहाँ पे 0। तो एट दिस कंसिस्टेंसी टीलेज बाय ऑर्डिनरी प्रोसीजर इज नॉट पॉसिबल, यानी इसमें जब सैचुरेटेड कंडीशन होती है तो टीलेज जो ऑपरेशन होता है वह सामान्यतः हम नहीं कर सकते हैं। हेयर सॉइल द रन टुगेदर विद वाटर, और ये पानी के साथ मिट्टी के साथ साथ क्या रन क्या है करता है, कौन, मिट्टी के साथ पानी रन करता है। कंटिन्यू देखेंगे स्टिकी कंसिस्टेंसी। तो स्टिकी कंसिस्टेंसी जैसा कि चिपकने वाला कंसिस्टेंसी होता है ये। तो इसको देखेंगे, जो इसका बार होता है वह 0.05 0 से 0.5 पीएफ के बीच में पाई जाती है। तो ऑब्जर्व इन वेरी वेट सॉइल, यानी ज़्यादा नमी होती है इसमें। तो एट दिस द कंसिस्टेंसी सॉइल एडेयर टू द वेरियस ऑब्जेक्ट एंड एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टिकनेस, यानी इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो मिट्टी और जो पानी होता है वह अच्छी तरह से चिपक जाता है। तो दिस इज अ बिकॉज द फोर्स ऑफ एडेजन, ये किसके कारण होता है, तो जो एडेजन जो फोर्स होता है, जैसे जो आसंजन फोर्स होता है उसके कारण होता है। टू फोर्स इन द फ्रोजन ऑब्जेक्ट लाइक द फ्लाउ इज द ग्रेटर देन द कोहेजन बिटवीन द सॉइल एंड इटसेल्फ। और इसके कारण क्या होता है, जो मिट्टी का ये भी क्या है आसानी से, या हम बोल सकते हैं कि इसमें जो जुताई होगी वो आसानी से हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो कोहेजन होता है वो ज़्यादा होता है, किससे, ग्रेटर देन प्लाउज, जुताई से। तो द मॉइस्चर कंटेंट एंड विच द सॉइल केसेस टू स्टिकी एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द स्टिकी पॉइंट, यानी जब क्या होता है इसमें जो हमारी जो मिट्टी होती है वह मोस्टली जब चिपकती है तो एक पॉइंट ऐसा आता है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, स्टिकी पॉइंट के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं, जब नमी मात्रा जिस मिट्टी पर किसी अन्य वस्तु से चिपकना बंद कर देती है तो उस बिंदु को हम चिपचिपाहट या चिपचिपाहट बिंदु कहते हैं, स्टिकी पॉइंट कहते हैं। कंटिन्यू देखते हैं द प्लास्टिक कंसिस्टेंसी। तो प्लास्टिक कंसिस्टेंसी देख लेते हैं, जहाँ पे जो मिट्टी को जो जब हम देखते हैं कि आराम से मुड़ जाती है, तो कब, तो एक बार देख लेते हैं। तो प्लास्टिक कंसिस्टेंसी ये 0.5 से 2.8 पीएफ बार पे मोस्टली के बीच में पाई जाती है। तो ऑब्जर्व इन द फेयरली वेट सॉइल, ये मोस्टली क्या है, काफ़ी गीली मिट्टी में क्या है ये देखी जाती है। तो सॉइल कैन बी मोल्डेड, यानी मिट्टी क्या है कैन बी मोल्डेड, मतलब चेंज हो जाती है, मुड़ जाती है आकार में, या ढाला जा सकता है, एनी द डिजायरेबल शेप, किसी आकार में आसानी से ढाला जा सकता है। बेसिस रिटेन बना रखती इवन द आफ्टर द अप्लाइड प्रेशर इज रिमूव्ड, यानी उसको बगैर किसी क्या नाम विरोध के इसको ढाला जा सकता है। और जो मिट्टी में जैसे कोई बल लगाने के बाद उसको बल को अगर हटा लिया है तो मिट्टी क्या है अपने बरकरार उसी रूप में क्या है रहती है, जिस रूप में वह मुड़ जाती है। कंटिन्यू देखेंगे द एट द प्लास्टिसिटी कॉन्सिस्टेंस सॉइल इज द प्लाउ आर द इजिली पडल्ड, यानी जो प्लास्टिसिटी होती है इसकी स्थिरता वाली मिट्टी जुताई करने पर उसमें आसानी से क्या बन जाते हैं, पडल, मतलब ढेले बन जाते हैं उसमें। तो कंटिन्यू देखेंगे द प्लास्टिसिटी इज द मेनली द फीचर्स ऑफ द क्ले, और ये मिट्टी किस मिट्टी का फीचर्स है मोस्टली, प्लास्टिसिटी, ये मोस्टली हमारे जो क्ले वाली मिट्टी है उसकी क्या है एक विशेषता होती है। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि प्लास्टिसिटी कम से कम किसी भी मिट्टी में लाने के लिए उसमें कितना परसेंट का क्ले का परसेंट होना चाहिए। एक बार क्वेश्चन को दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि किसी भी सॉइल में प्लास्टिसिटी शो करने के लिए, दिखाने के लिए कम से कम कितने परसेंट क्ले की मात्रा होनी चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। कंटिन्यू देखेंगे, चौथा है हमारा सॉफ्ट और फेरेबल कंसिस्टेंसी, ये सबसे महत्वपूर्ण कंसिस्टेंसी है हमारी, कंसिस्टेंसी है। तो ये देखेंगे ये 2.8 से 4.5 पीएफ के बीच में पाई जाती है। तो देखते हैं दिस वन ऑब्जेक्ट इन द मोस्ट सॉइल, ये क्या है नम मिट्टी में देखी जाती है। द सॉइल पार्टिकल स्टिक टुगेदर ओनली द लाइटली, और ये मिट्टी के जो कण होते हैं आपस में वह हल्के हल्के चिपकते हैं। तो दिस रेंज ऑफ द सॉइल मॉइस्चर कंटेंट अंडर द फेरिबल कंडीशन इज ऑप्टिमम फॉर द टीलेज, और ये जब ये स्थिति जब ये वो स्थिति होती है जिसपे कि हम या नमी या स्थिति होती है जिसपे हम जुताई आराम से कर सकते हैं। मोस्टली क्या है फेरिबल या फिर सॉफ्ट कंसिस्टेंसी पर ही क्या हम जुताई करते हैं।
कंटिन्यू देख लेते हैं। द हार्ड और द हार्श कंसिस्टेंसी, तो इसका जो पीएफ वैल्यू है वो देख लेते हैं। ये मोर देन 4.5 pH के बीच में क्या ज़्यादा पे क्या है पाई जाती है। तो देखते हैं ओब्जन एंड ड्राई सॉइल, ये मोस्टली क्या है जब मिट्टी सूख जाती है उस समय पाई जाती है। तो एट द लो टेम्परेचर लो मॉइस्चर कंटेंट द सॉइल बिकम वेरी द हार्ड, और जैसे हम देखेंगे मिट्टी में पानी की कमी हो जाती है तो कण क्या होते हैं भाई क्या है धीरे धीरे कठोर होने लगते हैं। द कोरेंट ड्यू टू द कोहेसिव फोर्स बिटवीन द ड्राई एंड पार्टिकल्स, तो इससे क्या होता है जो मिट्टी के पार्टिकल जैसे जैसे आपस में पानी दूर होता जाता है वैसे वैसे पार्टिकल आपस में चिपकने लगते हैं, जिससे क्या बहुत कठोर हो जाती है मिट्टी। तो कंटिन्यू आप इसको ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉइल कंसिस्टेंसी, सॉइल कंसिस्टेंसी को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उनके एक एक हम चर्चा करेंगे। तो कंटिन्यू देखेंगे। तो पहला हमारा टाइप्स ऑफ सिलिकेट क्ले, यानी सिलिकेट क्ले कैसा होना चाहिए उसकी बात कर रहे हैं। तो देखते हैं द सॉइल विद द एक्सपेंडिंग मोंटमोरेलिनाइट टाइप्स ऑफ क्ले हैविंग द लार्जर स्पेसिफिक सरफेस एरिया हैज़ द हायर कंसिस्टेंसी देन द कैल्यूनाइट्स। कहने का तात्पर्य ये है कि जो मिट्टी जो फूलने वाली होती है, जो फैलने वाली होती है, तो उसका एग्जांपल क्या हमारा मोंटमोरेलिनाइट। तो जो मोंटमोरेलिनाइट जो हमारा जो हमारा क्ले सिलिकेट क्ले मिनरल्स है, ये हमारा सेमेक्टिटाइट्स के अंतर्गत आता है, जो कि इसके फीचर्स होता है कि पानी के संपर्क में आने पर ये क्या हो जाता है, ये सॉइल कर जाता है, जिससे उसको क्या होता है जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया वह क्या बढ़ जाता है, जिससे उसकी जो सॉइल कंसिस्टेंसी होती है वह क्या बढ़ जाती है कंपेयर टू कैल्यूनाइट। कंटिन्यू देखेंगे सॉइल टेक्सचर। तो देखेंगे विद इंक्रीज इन द फाइनेस द सॉइल टेक्सचर ऑफ द पार्टिकल्स द सॉइल कंसिस्टेंसी इंक्रीज। अगर हम देखेंगे जैसे जैसे फाइनेंस बोले तो महीन कणों के साथ जो मिट्टी होती है जैसे क्ले हो रही सॉइल टेक्सचर वाली होगी, तो उसमें क्या होता है जो पार्टिकल साइज होता है वह भी क्या है सरफेस एरिया भी उसका ज़्यादा होगा, और दूसरा उसका सॉइल कंसिस्टेंसी भी क्या है बढ़ जाएगी कंपेयर टू जो कोर स्ट्रक्चर होती है या जो मोटे कड़े वाले होती है उस टेक्सचर के प्रति। कंटिन्यू देखेंगे सॉइल स्ट्रक्चर। तो देखते हैं द पडल सॉइल हैव द मोर कंसिस्टेंसी, यानी अगर हम देखें जिस मिट्टी में पाटा लगा दिया जाता है तो उसमें मोस्ट ज़्यादा कंसिस्टेंसी होती है देन द वेल एग्रीगेटेड सॉइल, जो हमारे दाने वाली होती है उसकी। बिकॉज क्यों होता है ऐसा, द लार्जर एरिया ऑफ कंटेंट बिटवीन द इंडिविजुअल पार्टिकल, और जब हम पडलिंग कर देते हैं तो उसमें जो पार्टिकल साइज होते हैं उसका जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होती है वह क्या बढ़ जाती है। जब स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या जो हमारा जो सॉइल कंसिस्टेंसी होगी वह भी क्या बढ़ जाएगी इंडिविजुअल पार्टिकल्स की। तो कंटिन्यू देखेंगे ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनिक मैटर हम देखते हैं। तो द ऑर्गेनिक मैटर हैज़ द मोर कंसिस्टेंसी देन द सॉइल। अगर देखेंगे तो जो मृदा कार्बनिक पदार्थ होता है उसमें रेत की अपेक्षा ज़्यादा कंसिस्टेंसी होती है जब सैंड और सिल्ट में मोस्टली, बट लेस देन क्ले पार्टिकल, लेकिन क्ले पार्टिकल की तुलना में कम होती है। किस में ऑर्गेनिक मैटर में किससे ज़्यादा होती है, सैंड और सिल्ट से, कम किससे होती है क्ले से। ध्यान रखिएगा आप। कंटिन्यू देखते हैं सेस्क्यू ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंस ऑफ दीज मिनरल्स इंक्रीज द सॉइल कंसिस्टेंसी। अगर किसी भी मिट्टी में सेस्क्यू ऑक्साइड बोले तो FeAl का ऑक्साइड, FeAl बोले तो एल्युमिनियम और आयरन के ऑक्साइड होते हैं। जिस मिट्टी में Fe एल्युमिनियम और आयरन के ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा पाया जाता है उस मिट्टी में कंसिस्टेंसी क्या है ज़्यादा होती है कंपेयर टू जिसमें कम पाया जाता है उसके अपेक्षा। कंटिन्यू देखते हैं सॉइल वाटर एज द सॉइल कंसिस्टेंसी ड्यू टू द टू मेन फोर्स, जैसा कि हम ऊपर बात कर सकते द मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन एंड द सरफेस टेंशन। तो इट इज़ अ लार्ज वेरी ड्राई रेंज ड्यू टू द कोहेजन एंड द अगेन इट अबाउट द रेंज ड्यू टू द एडेजन। तो इसमें क्या है मोस्टली जो एक होता है कोहेजन, एक हो जाए एडेजन। एडेजन कब होगा जब द डिफरेंट पार्टिकल्स या फिर बोलते हैं डिसलाइक पार्टिकल्स, जब अलग अलग पार्टिकल कोई भी आपस में क्या है अट्रैक्शन पैदा करते हैं तो उसे हम एडेजन फोर्स कहते हैं। जब मेन या हम बोल सकते हैं तो लाइक पार्टिकल्स ऑफ द अट्रैक्शन होता है लाइक पार्टिकल्स। तो जैसे वाटर के टू पार्टिकल्स ऑक्सीजन के एक पार्टिकल से क्या है अट्रैक्शन करते हैं, उसे हम बोलेंगे उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कोहेसिव बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स बोलेंगे। तो इट इज़ द स्मॉल इन अबाउट द मोस्ट रेंज इट द सैचुरेटेड कंडीशन। और ये कम कब होती हैं जब सैचुरेटेड कंडीशन होती है उस समय। तो कंटिन्यू ये ध्यान रखेंगे। तो
तो अब देख लेते हैं एटरबर्ग लिमिट्स फॉर द सॉइल कंसिस्टेंसी, यानी एटरबर्ग जो मिट्टी की स्थिरता के लिए एटरबर्ग की सीमाएं क्या क्या होती हैं। तो देखेंगे तो एटरबर्ग कैसे साइंटिस्ट है, ये हमारे स्वीडिश साइंटिस्ट थे और इन्होंने सॉइल कंसिस्टेंसी पे स्टडी की थी कब 1912 में। एंड द प्रोपोज सीरीज फॉर टेस्ट फॉर डिफाइनिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द कोहेसिव फोर्स कोहेसिव सॉइल, और इन्होंने मिट्टी के गुणों को प्रभावित करने के लिए परीक्षणों की एक श्रृंखला का प्रस्ताव रखा था, उसके बारे में देखेंगे। तो कंटिन्यू देखेंगे इसके फैक्ट, द स्ट्रेंथ डिक्रीज द सॉइल वाटर कंटेंट इंक्रीज, यानी जैसे जैसे पानी की मात्रा बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो स्ट्रेंथ है वह क्या है कम होता जाता है किसी भी मिट्टी की, यानी ताकत उसकी कम होती जाती है जैसे जैसे नमी की मात्रा बढ़ जाती है उसमें। तो एट द वेरी लो मॉइस्चर कंटेंट द सॉइल बिहेव द मोर लाइक ए सॉलिड, अगर नमी बहुत कम हो जाती है तो मिट्टी की ठोस की तरह क्या है ये व्यवहार करती है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे, वैन द मॉइस्चर कंटेंट इज वेरी हाई, जब मॉइस्चर ज़्यादा होती है द सॉलिड एंड वाटर में भी फ्लो लाइक ए लिक्विड, तो वह एक तरह से पानी की तरल की तरह क्या बिहेव करती है, ऐसा क्या हम बोल सकते हैं या बह सकती है। तो कंटिन्यू देखते हैं, हैंस से द ऑर्बिटरी लिमिट्स कॉल द एटरबर्ग, और इसीलिए पानी में मिट्टी या नमी की मात्रा के संदर्भ में इसको क्या है सीमाओं को हम किसी नाम से जानते हैं, एटरबर्ग लिमिट कहा जाता है। और ये देखेंगे तो दे आर बिहेवियर ऑफ द सॉइल कैन बी डिवाइडेड इनटू द 4 बेसिक लिमिट्स, और इसकी 4 बेसिक क्या है लिमिट्स है, कौन कौन सी हैं। पहला हमारा फ्लक्चुएशन लिमिट है, अपर प्लास्टिक लिमिट है, लोअर प्लास्टिक लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट है। तो एक एक की अब हम बातें करेंगे इन चारों के बारे में। तो देख लेते हैं इसमें, तो पहला देख लेते हैं फ्लक्चुएशन लिमिट, जैसा कि हम ऊपर डिस्कस किए थे। तो फ्लक्चुएशन लिमिट क्या होती है, व्हेन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ दिस मिक्सचर इज रिडक्शन बाय द इवोपरेशन द सॉइल सॉल्यूशन इज द चेंज फ्रॉम द ट्रू सॉलिड्स टू विस्कस सॉलिड द मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट एंड बेस दिस द चेंज टेक प्लेस इन द टर्म एज द फ्लक्चुएशन, यानी अगर हम देखेंगे इस मिश्रण में अगर किसी भी मिट्टी नमी की मात्रा बाष्पीकरण द्वारा कम हो जाती है तो दिस मिक्सचर रिड्यूस द इवोपरेशन, तो बाष्पीकरण क्या है कम कर देती है, द सॉइल सॉल्यूशन चेंज, और सॉल्यूशन वह क्या चेंज होती है फ्रॉम किससे द ट्रू लिक्विड से क्या चेंज हो जाती है किसके द्वारा, टू द विस्कस लिक्विड में चेंज हो जाती है। तो देखेंगे द मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट एट बेस दिस चेंज, जैसे ही मिट्टी का घोल वास्तविक तरल से चिपचिपे तरल में बदलता है तो जिससे क्या होता है द मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट एट बेस दिस चेंज, तो वैसे न्यूनतम मात्रा जिस पर चेंज होता है उसे क्या फ्लक्चुएशन सीमा कहते हैं, टर्म एज द फ्लक्चुएशन लिमिट। कंटिन्यू देखेंगे, दूसरी लिमिट है हमारी अपर प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट। अपर प्लास्टिक लिमिट को ही हम लिक्विड लिमिट के नाम से भी इसको क्या हम जानते हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे, इसके डेफिनेशन या किसे कहते हैं, तो इट इज़ अ डिफाइंड एट द मॉइस्चर कंटेंट एट विच द सॉइल बिकम टू बिहेव एज ए लिक्विड मटेरियल एंड begins to flow under a applied force and fall to return into the safe, तो इसको क्या है कि जब नमी की मात्रा के रूप में इसको परिभाषित किया जा सकता है और जिस पर किसी भी मिट्टी जो एक तरल के रूप में व्यवहार कर शुरू कर देती है तो लागू के बल के तहत बहने लगती है और ये अपने आकार को बनाए रखने में क्या है ये विफल हो जाती है, जिससे क्या है जो मिट्टी होती है वह क्या है किसी भी शेप में क्या है वह मुड़ जाती है। तो जैसे प्लास्टिक का नाम आया तो उसी से हम अपर प्लास्टिक लिमिट कंटिन्यू देखेंगे इसी में फैक्ट। तो दिस लिमिट इज यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल फॉर इंजीनियरिंग पर्पज, और ये क्या है मिट्टी के वर्गीकरण और इंजीनियरिंग उद्देश्य के लिए क्या है किया जाता है। कंटिन्यू देखेंगे, द सॉइल मॉइस्चर एंड दिस लिमिट इज हेल्ड द टेंशन नियर टू पीएफ वैल्यू 0.5, यानी जो जो हमारी जो प्लास्टिक या अपर प्लास्टिक जो लिमिट होती है वह 0.5 पीएफ वैल्यू पे पाई जाती है, या हम बोल सकते हैं जिसमें 3.2 सेंटीमीटर ऑफ वाटर क्या है भरा हो उसमें, तो क्या है इसमें क्या है ये अपर प्लास्टिक लिमिट क्या है पाई जाएगी या 0.5 पीएफ पे पाई जाएगी। कंटिन्यू देखेंगे, द इक्विपमेंट्स यूज फॉर डिटरमाइनिंग द लिक्विड लिमिट इज लिक्विड डिवाइस, जैसे कैश का ग्रांड जो ऑपरेटर्स है उसके द्वारा इसकी निर्धारण किया जाता है किसको लिक्विड लिमिट, या फिर हम बोल सकते हैं अपर प्लास्टिक लिमिट को निर्धारण करने के लिए कैश का ग्रांड ऑपरेटर्स यूज किया जाता है, मोस्टली ध्यान रखेंगे। उसके थर्ड पार्ट आता है हमारा, उसके बाद आता है लोअर प्लास्टिक लिमिट, इसी को हम प्लास्टिक लिमिट के भी नाम से क्या है इसको जानते हैं, किस नाम से जानते हैं प्लास्टिक लिमिट के भी, इसको देखते हैं। तो इट इज़ डिफाइंड एट द मॉइस्चर कंटेंट एट विच द सॉइल बिगिन टू द बिहेव ए प्लास्टिक मटेरियल और द प्लास्टिक लिमिट इज द लोएस्ट मॉइस्चर कंटेंट
एंड विद द सॉइल कैन बी डिफॉर्म विदाउट द क्रैकिंग। यानी जो मॉइस्चर कंटेंट होता है जैसे भी स्टार्ट हो जाता है, जैसे भी स्टार्ट होता है कब, जब प्लास्टिक क्या है उसमें कम हो जाती है लोअर लिमिट, लेकिन कैन नॉट बी, लेकिन जैसे भाई जो मिट्टी होती है भाई एक डिफॉर्मेशन यानी उसका एक प्रतिरोध को पैदा करती है विदाउट क्रैकिंग के, किसी भी दरार, बगैर दरार पड़े हुए, और कंसिस्टेंस उसको बनाए रखती है चेंज होने में फ्रॉम द प्लास्टिक टू फेरिबल, और जो मुड़ने से जो फेरिबल मान लो सॉफ्टनेस होने तक। द सॉइल वाटर मास भी अनेबल, यानी एक तरह से ये एक तरह से उचित नहीं होता किसके लिए, सेफ टू कंटिन्यूस यानी आकार में बनाने के लिए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अप्लाइड फोर्स, जब भी हम उसको फोर्स लगाते हैं तब। तो कंटिन्यू इसको आप ध्यान रखेंगे। इसको हिंदी में भी देख लीजिए। उस नमी की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिस पर मिट्टी एक प्लास्टिक नमी के रूप में व्यवहार करना शुरू कर देती है। ये प्लास्टिक की सीमा सबसे कम नमी की मात्रा है जिस पर नमी मिट्टी को बिना दरार के विकृत किया जा सकता है। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो स्थिरता प्लास्टिक में भुरभुरी में बदल देती है और मिट्टी का पानी द्रव्यमान लगाए गए बल के प्रभाव में आकर आकार देने में क्या असमर्थ रहता है, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो कंटिन्यू देखेंगे। इट इज द लिक्विड लिमिट ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट फॉर द टिलेज ऑपरेशन फॉर मोस्ट द क्रॉप द एक्सेप्ट राइस। यानी जो इस कंडीशन में जो लिक्विड लिमिट जो हमारा लोअर प्लास्टिक लिमिट है, इसमें अगर हम देखेंगे तो हमारी जुताई होती है वह मोस्टली हम कर सकते हैं, लेकिन किस फसल में नहीं कर सकते हैं, तो वह हमारा एक्सेप्शन राइस है। चावल को छोड़ करके हम जुताई के लिए नमी की मात्रा क्या है इसमें पर्याप्त होती है इस सीमा पर, हम बोले तो लिक्विड लिमिट पर। कंटिन्यू देखेंगे। श्रिंकेज लिमिट, श्रिंकेज लिमिट देखेंगे तो द वाटर कंटेंट बिलो दिस द सॉइल इज टू श्रिंकेज कॉल्ड द श्रिंकिंग लिमिट। यानी जल की वह मात्रा जिसके नीचे पानी सिकुड़ना, मिट्टी क्या सिकुड़ना बंद कर देती है, इसको ही हम श्रिंकेज लिमिट कहते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि अगर नमी किसी मिट्टी में इस मात्रा से नीचे जाने पर ये क्या है सिकुड़ना बंद कर देगी, उसको ही हम श्रिंकेज लिमिट कहते हैं या सिकुड़न सीमा कहते हैं। कंटिन्यू देखेंगे। एट दिस पॉइंट फर्दर द डिक्रीज इन द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल हैव नो इफेक्ट ऑन द और ऑन चेंज इन द वॉल्यूम। यानी इस मिट्टी पर पानी की मात्रा में और नमी और कमी होने से मात्रा में परिवर्तन पर कोई क्या है प्रभाव नहीं पड़ता है। कंटिन्यू देखते हैं। एटरबर्ग कांस्टेंट ऑन सॉइल कंसिस्टेंसी और प्लास्टिसिटी नंबर ऑफ इंडेक्स एंड श्रिंकेज रेशियो। यानी मिट्टी की स्थिरता पर एटरबर्ग स्थिरांक ये मोस्टली दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, प्लास्टिसिटी नंबर और प्लास्टिसिटी श्रिंकेज रेशियो या फिर बोले तो अनुपात। तो इनको देख लेते हैं। पहले सॉइल प्लास्टिसिटी की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो प्लास्टिसिटी क्या होती है, तो प्लास्टिसिटी ऑफ द सॉइल टू बी मोल्ड, यानी वह क्षमता जो मिट्टी को चेंज करने में या मोड़ने में काम आती है उसे प्लास्टिसिटी कहते हैं। या फिर और हम देख लेते हैं प्लास्टिसिटी क्या है। तो प्लास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी इनहेंस टू क्ले और सॉइल टू टेक अप वाटर टू फॉर्म ए मास देन कैन बी डिफॉर्म, यानी आसानी से उसको विकृत किया जा सकता है इनटू द एनी शेप, यानी किसी भी आकार में, एंड टू मेंटेन बना रखती है द शेप इवन आफ्टर द प्रेशर इज रिमूव्ड। अगर कोई भी हम जैसे अगर प्रेशर हमने लगाया किसी भी चेंज में चेंज हुआ, किसी भी रूप में क्या है मिट्टी चेंज हुई, अगर वो प्रेशर हटा भी लेते हैं तो मिट्टी जिस रूप में चेंज हुई वह उसी रूप में बनी रहती है। इसी को हम सॉइल प्लास्टिसिटी के नाम से क्या हम जानते हैं। कंटिन्यू देखते हैं। ये भैया देखते हैं। द सॉइल विथ मोर देन 15% ऑफ द क्ले एग्जिबिट द प्लास्टिसिटी इन एनी मॉइस्चर रेंज। यानी किसी भी मिट्टी को प्लास्टिसिटी शो करने के लिए, जैसा कि हम क्वेश्चन आगे डिस्कस पूछे थे तो उसका आंसर यही है कि किसी भी मिट्टी में प्लास्टिसिटी लाने के लिए कम से कम 15% उसमें क्ले का होना जरूरी है। कंटिन्यू देखेंगे। तो दिस अमाउंट ऑफ द क्ले हाउएवर डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ऑफ द सॉइल। यानी किसी भी मिट्टी में इसके जो प्रकार होते हैं वह किस किस पे और निर्भर करती हैं। तो प्लास्टिसिटी वह उसकी मिट्टी के प्रकार और मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा पर भी क्या है निर्भर करती है। कंटिन्यू देखते हैं। द प्लेट लाइक शेप ऑफ द क्ले पार्टिकल्स एंड बाइंडिंग द लुब्रिकेशन इफेक्ट ऑफ द एब्जॉर्ब वाटर प्रोवाइड द प्लास्टिसिटी टू द सॉइल। यानी मिट्टी के कड़ों की प्लेट जैसी आकृति और सोखे हुए पानी के बंधन और चिकनाई वाली जो प्रभाव होती है मिट्टी को, उसको प्लास्टिसिटी क्या है
प्रदान करते हैं। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। तो अब हम बात कर लेते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो देख लेते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ये हमारे इंटरवल लिमिट कांस्टेंट है। तो दो हैं, तो पहला देखते हैं इसमें प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो देखते हैं, इट इज़ डिफाइंड द रेंज ऑफ वाटर कंटेंट विद विच द सॉइल एग्जिबिट प्लास्टिक प्रॉपर्टीज, यानी इसे पानी की मात्रा की सीमा के रूप में क्या है परिभाषित किया गया है, और जिसके साथ प्लास्टिक गुणों को क्या है ये प्रदर्शित करता है। कंटिन्यू देखेंगे, इट इज एन द इनडायरेक्ट मेजर ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू द मोल्ड द सॉइल, यानी वो मिट्टी को ढालने के लिए या उसको शेप में चेंज करने के लिए आवश्यक बल का एक क्या है अप्रत्यक्ष माप है। कंटिन्यू देखेंगे, द डिफरेंस इन द मॉइस्चर कंटेंट बिटवीन द अपर प्लास्टिक लिमिट, ये किस किस के बीच में है, ये अपर प्लास्टिक लिमिट और लोअर प्लास्टिक लिमिट इज दैट द रेंज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट ओवर विच द सॉइल रिमेन प्लास्टिक, दैट इज कॉल्ड द प्लास्टिसिटी इंडेक्स। यानी ये किस किस के बीच में पाया जाता है, ये मोस्टली ये हमारा अपर प्लास्टिक लिमिट और लोअर प्लास्टिक लिमिट के बीच की क्या है, ये जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है, और ये दोनों के अंतर की मात्रा की सीमा है जिसके ऊपर प्लास्टिसिटी बनी रहती है, और जिसे हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स के भी को कहा जाता है। कंटिन्यू देखेंगे, द प्लास्टिसिटी नंबर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द अपर एंड लोअर प्लास्टिक लिमिट, ये दोनों के क्या है डायरेक्ट क्या रिलेशन है किस किस से, अपर प्लास्टिक और लोअर प्लास्टिक लिमिट्स के बीच के सीमा है, या फिर ये दोनों के बीच दोनों में रिलेशन होता है इसका डायरेक्ट। कंटिन्यू देखेंगे, द सॉइल एक्सपेंडिंग टाइप्स ऑफ क्ले हैज़ द हाई लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स, यानी जैसे भी जो मिट्टी होती है विस्तार, एक्सपेंडिंग मतलब जिसका आयतन क्या है बढ़ जाता है, उस क्ले में क्या होती है जो उसमें क्या क्या ज़्यादा होता है, उसमें हाई लिक्विड लिमिट भी ज़्यादा होगी और प्लास्टिसिटी इंडेक्स भी उसका क्या है ज़्यादा होता है। कंटिन्यू देखेंगे, द सॉइल विथ हाई प्लास्टिसिटी इंडेक्स आर डिफ़िकल्ट टू प्लाउ, यानी जैसे जब जिस किसी मिट्टी में अगर प्लास्टिसिटी अधिक है बोले तो सुगठिता अधिक है, तो उसका जो इंडेक्स में भी ज़्यादा होगा, और ख़ासकर जब इंडेक्स ज़्यादा होगा तो जो जुताई करने में भी क्या है सबसे अधिक कठिनाई आती है। जैसे हमारे क्ले सॉइल, उसमें क्या है जुताई करने में क्या अधिक फोर्स की जरूरत पड़ती है, तो जिसमें हाई प्लास्टिसिटी इंडेक्स होगा उसमें भी क्या है जुताई करने में भी कठिनाई होगी। कंटिन्यू देखेंगे, प्लास्टिसिटी इंडेक्स गिव्स एन इंडिकेट ऑफ द कंप्रेंसिबिलिटी, यानी जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होते हैं वे कंप्रेंसिबिलिटी का ये संकेतक होता है। देखेंगे, कंटिन्यू, द ग्रेटर द प्लास्टिसिटी इंडेक्स द ग्रेटर द कंप्रेंसिबिलिटी, यानी जैसे भी प्लास्टिसिटी इंडेक्स ज़्यादा होगा वैसे वैसे कंप्रेंसिबिलिटी भी ज़्यादा होती है, या उतनी ही ज़्यादा होती जाती है। कंटिन्यू, और लास्ट देखते हैं श्रिंकरेज रेशियो देखते हैं, द चेंज ऑफ वॉल्यूम पर यूनिट चेंज ऑफ सॉइल वाटर कंटेंट इन द श्रिंकेज रेशियो, यानी मिट्टी में पानी की मात्रा में प्रति इकाई परिवर्तन के कारण जो आयतन में परिवर्तन होता है उसी के हम सिकुड़न या हम बोलते हो सिकुड़न या फिर श्रिंकेज रेशियो या अनुपात कहते हैं। कंटिन्यू देखेंगे, इफ़ ए फेयरली वेट soil mass is allowed to dry up, the reduction in water content is accompanied by a change in volume of the soil mass, and total changes in the volume of soil is equal to the volume of the water mass, यानी यदि किसी भी वेट सॉइल, यदि किसी भी वेट बोले तो गीली मिट्टी के अलाउ टू ड्राई, यानी सूखने उसके द्रव्यमान को सूखने दिया जाए तो दो रिडक्शन इन वाटर यानी कम हो जाता है, तो पानी की मात्रा में कमी के साथ साथ मिट्टी के द्रव्यमान की मात्रा में परिवर्तन होता है, तो वॉल्यूम टू सॉइल मास एंड टोटल चेंजेस की मात्रा में परिवर्तन होता है। मिट्टी के द्रव्यमान की मात्रा में कुल परिवर्तन पानी के द्रव्यमान की मात्रा के क्या है बराबर होगा। ध्यान रखिए, उसके जो द्रव्यमान या जो परिवर्तन या जो वॉल्यूम है उसके क्या है बराबर होता है, ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे, तो ये हमारा श्रिंकरेज रेशियो था। तो थोड़ा इफेक्ट देख लेते हैं। द सॉइल विथ ए प्लास्टिसिटी इंडेक्स जब मोर देन 15% अधिक होता है, 25% अधिक होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, तो रिजल्ट इन पुअर रोडवेज और फाउंडेशन, तो ये ना तो सड़कें बनाने के काम में ज़्यादा ठीक रहता है और ना ही नींव रखने में काम आता है। कब? जब प्लास्टिसिटी इंडेक्स 25 से ज़्यादा होता है तब, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब हम देख लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग प्लास्टिक लिमिट एंड प्लास्टिसिटी नंबर। तो
दोनों को हम एक तरह से प्रभावित करने वाले कारक देख लेते हैं, प्लास्टिक लिमिट को भी और प्लास्टिसिटी इंडेक्स को भी। तो देख लेते हैं हाई क्ले कंटेंट, जैसा कि देखते हैं तो हाई क्ले कंटेंट क्या, द सॉइल कंटेनिंग मोर देन 50% ऑफ द क्ले, जैसा कि हम बात कर चुके थे। जब 15% ज़्यादा क्ले होता है, एंड वाटर कंटेंट ऑफ द बोथ प्लास्टिसिटिक नंबर प्लास्टिक लिमिट एंड इंक्रीज एंड लोअर प्लास्टिक लिमिट इंक्रीज आर जनरली। तो जब 15% से ज़्यादा क्ले का कंटेंट होता है तो उसमें तो बोथ प्लास्टिक लिमिट और लोअर प्लास्टिक लिमिट ये दोनों क्या बढ़ जाती है जनरली इन द प्लास्टिक सॉइल। बिकॉज क्यों बढ़ जाती हैं, बिकॉज ऑफर आर द मोर सरफेस एरिया, इनका जो एरिया होता है वह सरफेस एरिया ज़्यादा होती है, देयर वी इंक्रीज द प्लास्टिसिटी नंबर, और फाइनली हमारा जो प्लास्टिसिटी नंबर होगी वही भी क्या है बढ़ जाता है। कंटिन्यू देखेंगे नेचर ऑफ क्ले मिनरल्स। देखते हैं जैसे 2:1 एक्सपेंडिंग टाइप जो मिनरल्स होते हैं, अगर वह ज़्यादा होते हैं तो मोन्टमोनाइट, जैसे कि मोन्टमोनाइट इसका एग्जांपल है, तो इंक्रीज जैसे मोन्टमोनाइट की संख्या बढ़ेगी या इसका परसेंटेज बढ़ेगा वैसे प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या है बढ़ जाएगा। कंटिन्यू देखेंगे नेचर ऑफ एक्सचेंजेबल कैटायंस। ये हम कह सकते हैं कि विनिमय धनायनों की जो प्रकृति होती है उसमें, तो उसमें देखते हैं अगर सोडियम के साथ सैचुरेटेड सोडियम के साथ मोन्टमोनाइट अगर होता है तो इसका जो प्लास्टिसिटी जो लोअर प्लास्टिसिटी होती है वह भी क्या है लोएस्ट होती है, सबसे कम होती है कंपेयर टू पोटेशियम। अगर पोटेशियम सैचुरेटेड के साथ अगर मोन्टमोनाइट हुआ तो ये सेकंड, हालांकि कुछ बढ़ जाएगी उसकी मात्रा। सबसे अधिक किसकी होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम जब मोन्टमोनाइट क्ले के साथ होते हैं तो इसकी जो प्लास्टिसिटी होती है वह क्या है लिमिट बढ़ जाती है। सबसे कम किसकी होती है सोडियम के साथ मोन्टमोनाइट, उससे ज़्यादा किसकी होती है या हम बोल सकते हैं सेकंड लोएस्ट पोटेशियम की, और सबसे ज़्यादा किसकी होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम की। कंटिन्यू देखते हैं। अब ध्यान रखिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है प्लास्टिक लिमिट की। अब हम एक पे अब ध्यान देने बात यही है, ध्यान रखिएगा। देखते हैं दूसरा फैक्ट इसी का, द अपर प्लास्टिक लिमिट। यहाँ पे किसकी बात हो रही है अपर प्लास्टिक लिमिट ऑफ द सॉइल कंटेनिंग स्पेंडिंग द क्ले इज लोएस्ट। अब यहाँ पे सबसे कम किसकी हो जाती है पोटेशियम सैचुरेटेड की सॉइल, विथ सेकेंड लोएस्ट किसकी हो जाती है सोडियम की, एंड सबसे ज़्यादा किसकी हो जाती है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्या है जो सैचुरेटेड सॉइल होगी उसकी ज़्यादा होगी, कौन सी अपर प्लास्टिक लिमिट। इसको आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे किसकी अपर प्लास्टिक लिमिट, यहाँ पे क्या है लोअर प्लास्टिक लिमिट, यहाँ पे प्लास्टिक लिमिट की बात हो रही थी। कंटिन्यू देखेंगे द प्लास्टिसिटी नंबर। अब अच्छा वहाँ पे किसकी प्लास्टिसिटी की बात हो रही है, अब हम प्लास्टिसिटी नंबर की देखते हैं। तो द प्लास्टिसिटी नंबर ऑफ द सॉइल कंटेनिंग द स्पेंडिंग टाइप्स ऑफ क्ले हाईएस्ट इन सोडियम। जो प्लास्टिसिटी नंबर कब बढ़ती है जब सोडियम की सैचुरेशन किसके साथ बढ़ जाती है मोन्टमोनाइट के साथ बढ़ जाती है, और लोएस्ट किसके साथ होती है पोटेशियम के साथ, ध्यान रखेंगे लोएस्ट किसके साथ होगी पोटेशियम के साथ, एंड हाई प्लास्टिसिटी किसके साथ होगी मैग्नीशियम सल्फेट देन कैल्शियम। यहाँ पे हायर होगा, क्या होगा यहाँ पे हायर, हायर किससे ज़्यादा होगी पोटेशियम से, किसका सोडियम की ज़्यादा होगी, लेकिन सबसे अधिक किसका होगा प्लास्टिसिटी नंबर मैग्नीशियम का होगा, और किससे ज़्यादा होगा कैल्शियम से। अगर कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों की बात करेंगे तो फिर मैग्नीशियम की ज़्यादा हो जाएगी और कैल्शियम का कम होगा, किससे मैग्नीशियम से। यहाँ पे सबसे कम किसका होगा पोटेशियम का नंबर प्लास्टिसिटी इंडेक्स, और पोटेशियम से ज़्यादा किसका होगा हायर इन सोडियम होगा देन पोटेशियम से, ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे ऑर्गेनिक मैटर। तो देखते हैं द ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ए डिक्रीज इन ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ऑफ द सॉइल द लोअर बोथ प्लास्टिक, जो प्लास्टिक लिमिट होती है जैसे अपर प्लास्टिक और लोअर प्लास्टिक बोर्ड, जैसे जैसे कार्बन कंटेंट की मात्रा वो घटती है वैसे वैसे लोअर प्लास्टिक लिमिट और अपर प्लास्टिक लिमिट दोनों क्या है कम हो जाती है, बट प्लास्टिसिटी इंडेक्स रिमेन द ऑलमोस्ट अनचेंज। और प्लास्टिसिटी जो नंबर होता है वह क्या है उस पर भी कोई अपरिवर्तन रहता है या फिर उस पर कोई क्या फ़र्क नहीं पड़ता है। कंटिन्यू देखते हैं हायर द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन कैटायंस द हायर इन द प्लास्टिसिटिक नंबर, यानी जो अवशोषण धनायन की जलयोजन शक्ति जितनी अधिक होगी वैसे वैसे प्लास्टिसिटी नंबर भी क्या है बढ़ता चला जाएगा। तो बिहेव द कंडीशंस अब हम लोग देख लेते हैं इंक्रीजिंग द वाटर कंटेंट एंड बिकमिंग द बीकर। जैसे जैसे
कंडीशन देखते हैं, जैसे जैसे वाटर की मात्रा बढ़ती जाती है वैसे वैसे वह क्या है कमज़ोर हो जाती है। अटरबर्ग लिमिट फॉर द कंसिस्टेंसी, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ये विस्कस लिक्विड लिमिट है जैसे कि 0 पे पाई जा रही थी। ये प्लास्टिक लिमिट है जो कि ठीक ठाक है। सेमी सॉलिड लिमिट और सॉलिड इस पे क्या है ढेले बन जाते हैं। ये ड्राई कंडीशन पे ये क्या है बिल्कुल लिक्विड है। तो साथियों आज के लिए हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट हम मिलेंगे कल न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।